Hello friends, good morning to all of you and good morning to all my dear students and everyone. फ्रेंड्स, मैं गौरव कुमार सिंह अपने चैनल पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो आइए अब हम उस टॉपिक पे डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले केस पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज पे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमारा था कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप्स के पढ़े थे, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज और सरफेस चार्ज। यह 3 टाइप्स हम लोग वहाँ पे पढ़े थे। अब उसी 3 टाइप्स का हम यूज करेंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम में। तो आइए अब गॉस थ्योरम को शुरू करने से पहले, यानी आज का टॉपिक हम लोग का क्या होगा, गॉस का प्रमेय होगा। तो गॉस का प्रमेय शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टियां हैं जिसको पहले हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद से गॉस प्रमेय हम लेके चलते हैं। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा गॉस का प्रमेय। गॉस या किसी को किसी बुक में गॉस भी लिखा हुआ है, या किसी को किसी बुक में गॉस भी लिखा हुआ है। तो का प्रमेय यानी गॉसेस थ्योरम। यह जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, वेरी इजी वे, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी सिंपल कह दिया जाए तो फिजिक्स का सबसे इजी चैप्टर है गॉस थ्योरम है। बहुत इजी है, बहुत मजेदार है। बस इसको पॉइंट व्यू से एक एक पॉइंट आप ध्यान से देख के चलिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले जैसे इसमें बच्चों गॉस थ्योरम शुरू करने से पहले इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हम जानेंगे पहले क्षेत्रफल सदिश के बारे में कि क्षेत्रफल सदिश क्या है, या इसी को कहते हैं एरिया वेक्टर। तो आइए अब इस पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि जो क्षेत्रफल होता है, हम पढ़ते हुए आए हैं कि एरिया बराबर क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो जैसे अगर कोई रेक्टेंगल हम ले लें, इस रेक्टेंगल में यह कह दिया जाए यह हमारी लंबाई L है और यह B है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो लंबाई में चौड़ाई से हम गुणा कर देते थे तो हमारा एरिया निकल जाता था। और यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ के आया हुआ है कि यह हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी स्केलर का मतलब क्या होता है, अदिश राशि होती है। यानी एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन इन दिस टॉपिक गॉस थ्योरम वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी हमको यह लेके चलना है कि एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो कैसे होती है, अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया हमारी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कैसे कह देंगे, कह सकते हैं, कहेंगे भी, क्योंकि गॉस साहब ने इस चीज को एज ए लॉजिकली प्रूव भी कर दिया था कि क्षेत्रफल हमारी कैसी क्वांटिटी होती है, इस वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस टॉपिक में हम जो भी डिस्कशन करेंगे, एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आइए अब वेक्टर क्वांटिटी कैसे होता है हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई 2 वेक्टर हो, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, तो इन दोनों वेक्टरों का सदिश या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, यानी सदिश गुणन क्या होता है। तो अगर 2 वेक्टर हमारे वेक्टर ए और वेक्टर बी होते हैं तो इनका जो हम सदिश गुणनफल निकालते थे वह निकलता था कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और इनटू इन दोनों के बीच की कोण की ज्या, और टोटल उसके बाद से हम लोग लिख देते थे यूनिट वेक्टर n। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यह जो यूनिट वेक्टर n होता है बेटा, यह एकांक सदिश ही होता है जिसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब भी हम वेक्टर क्वांटिटी लेके चलते हैं तो यूनिट वेक्टर n लगाते हुए चलते हैं। तो अब कहता है आगे, अब यहाँ पे हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं, जब मॉड से निकालेंगे तो ए लिख देंगे, मॉडल वेक्टर बी को जब बाहर निकालेंगे तो क्या लिख देंगे बी, और साइन थीटा है तो साइन
थीटा और यूनिट वेक्टर n है तो यूनिट वेक्टर n लेके चलेंगे। और हमने बताया कि यूनिट वेक्टर n का मान 1 होता है तो मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसे इसमें, तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी ये चीज हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर दो सदिश हो तो उनका जो गुणनफल होता है सदिश ए बी साइन थीटा के बराबर होता है। अब इसी चीज को हम प्रूव कर देंगे कि यह एरिया भी हमारा कैसे होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसे होती है देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ए और बी लिया गया था तो यहाँ पे हमारा क्या है, यल और बी है। तो यानी अब इस ए की जगह पे, अब इधर हम लिख देते हैं, अब इस ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, वेक्टर यल लिख देंगे, और बी की जगह पे क्या है हमारा, वेक्टर बी है। अब कहता है इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होगा। तो बेटा जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एरिया हमारी अदिश राशि होती है और फार्मूला यल इंटू बी होता है, लेकिन अभी जब हम वेक्टर क्वांटिटी प्रूव करेंगे तो एट द एंड हमको फार्मूला यही मिलेगा, लेकिन इसमें हमको डायरेक्शन के साथ मिलेगा। तो अब देखिए कैसे होता है। तो दो सदिश यहाँ पे मान लिया गया, वेक्टर यल और वेक्टर बी। यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी पे हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वेक्टर यल और वेक्टर बी है। तो इन दोनों सदिशों का जो अदिश सदिश गुणनफल होगा वह क्या हो जाएगा, वेक्टर यल क्रॉस वेक्टर बी। क्लियर है बेटा। देखो जहाँ ए बी था उसकी जगह पे हमने यल और बी रख दिया, इज इक्वल टू, अब क्या कहता है कि मॉड ऑफ वेक्टर यल मॉड ऑफ वेक्टर बी, और साइन थीटा होता है तो साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर यन चलता है तो यूनिट वेक्टर यन साथ में हम लेके चलते हैं। तो देखिए जब मॉड ऑफ वेक्टर यल को हम बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यल, मॉड ऑफ वेक्टर बी को जब बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बी, और साइन थीटा है तो साइन थीटा, और यूनिट वेक्टर यल है तो यूनिट वेक्टर यल। क्लियर है। अब देखिए अब यल बी साइन थीटा और यहाँ पे ए बी साइन थीटा, ये कई चीज आया, यहाँ पे ए था बी था और यहाँ पे यल है बी है। तो अब देखिए यह यल और बी, अब इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। यानी कहीं पे भी आप देखेंगे अगर यह भी बी हो यह भी यल हो तो इनके बीच का 90, यल और बी के बीच 90, यानी किसी भी एंगल की हम बात करेंगे तो हर जगह एंगल कितना होगा, 90 ही होगा। तो अब इस थीटा के जगह पर हम क्या रख देंगे, 90 रख देंगे। तो देखिए अब जब थीटा की जगह पे बेटा हम लोग 90 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यल क्रॉस बी इज इक्वल टू यल बी, और साइन 90 रख देंगे, थीटा की जगह पे कितना हो जाएगा 90, और यूनिट वेक्टर एन है तो यूनिट वेक्टर एन। अब देखिए आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना होगा यल बी, और यूनिट वेक्टर एन का भी मान 1 होता है, उससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यल इंटू बी। तो देखो वेक्टर यल क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आ गया, यल इंटू बी के, और यल इंटू बी हमारा क्या था, एरिया था। क्या था, एरिया था। तो अब इस यल इंटू बी के जगह पर क्या रख देंगे, हम ए रख देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, यल क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल इंटू बी की जगह पे क्या है, ए है तो ए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यल और बी हमारे कैसे चल रहे हैं, स्केल वेक्टर क्वांटिटी में चल रहे हैं, यानी सदिश में चल रहे हैं। तो यानी एरिया भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। अब एरिया को कैसे सदिश कर दिया जाएगा, दिया गया। तो देखिए जैसे हमने कहा है कि जो मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है उसको हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो कि वेक्टर ए को हम क्या कर सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए भी कह सकते हैं, और यह बराबर किसके है, यल क्रॉस बी के। देखो यल और बी था ना, तो जब हमने वेक्टर लगा दिया तो जब इसको हम बाहर करेंगे तो यह किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू, अब यह ए किसके बराबर है, वेक्टर ए के बराबर है, और यल इंटू बी किसके बराबर हो गया है, यल बी के। देखिए यहाँ पे प्रूव किया गया है। क्लियर है। यानी यल क्रॉस बी किसके बराबर हो गया है, यल बी के, और यल बी किसके बराबर हो गया, ए के, और ए किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए के। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी कि एरिया को यहाँ पे क्या लेके हम लोग चलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी लेके चलेंगे। क्लियर है।
तो अब इतना मेरी बात समझ में आया होगा ना कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लिख सकते हैं और होता भी है कैसे, दो सदिशों के सदिश गुणनफल से। तो देखो यहाँ पे अदिश हमारा आ रहा था यल इंटू बी, हमारा यहाँ पे भी क्या आया था यल इंटू बी। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल हमारी कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अब थोड़ा सा इसको और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो अब इतनी बात हमारी समझ में आई होगी, हम आगे अब बढ़ते हैं। आज बेसिक कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देते हैं, जिसके आधार पर आप लोग सारे कर लेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आता है, जो भी डेरिवेशन आएगा, बहुत इजी से कर लेंगे। बस इसको एक एक पार्ट आप अच्छे से समझ के चलिए। देखिए बेटा, अब हम इसको बताते हैं इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन किधर होता है। तो देखिए एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बना लिया, ठीक, जिसका लेंथ कितना हो गया एल और ब्रेथ कितना हो गया बी। क्लियर है बेटा। अब कहा जाएगा, अब इसके हम कुछ प्लेन बना लेते हैं। प्लेन इसके बना लिए जाए, यह कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्स प्लेन, और यह कौन सा प्लेन हो जाएगा, वाई प्लेन, और यह कौन सा प्लेन हो जाएगा, जेड प्लेन। क्लियर है। अब हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस पे आई होता है, वाई एक्सिस पे जे होता है, और जेड एक्सिस पे क्या होता है, के होता है। क्लियर बेटा। अब इतनी बात हमारी समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन नहीं पता है। तो अब अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन इसका कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे राइट हैंड पाम रूल, यानी दाएं हाथ का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो दाएं हाथ के नियम में क्या कहा जाता है, देखिए जैसे यह जो हम लोग का बेटा, यह जो सरफेस है, यह सरफेस किसको बताएगा, बी को बताएगा, और यह जो उंगली की दिशा बता रही है यह किसको बताएगा, यल को। यानी अगर यह यल है तो ये भी हमारा क्या होगा, यल, यह बी है तो ये भी क्या होगा, बी होगा। क्लियर है। तो अब कहता है यह जो डायरेक्शन हमारा चल रहा है, जो उंगली का डायरेक्शन, वो किसको बताएगा, यल को, और यह जो हमारा अंदर का सरफेस है, यह सरफेस किसको बताएगा, बी को, और यह जो अंगूठा होता है यह इन दोनों का क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यानी यह लंबाई को और यह सरफेस चौड़ाई को और यह उसके डायरेक्शन को बताता है। तो आइए अब देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे है। तो देखिए बेटा, हमने कहा कि यह जो है यल के डायरेक्शन को, और यह बी के डायरेक्शन को, और यह इसके क्या बताएगा, इस यल और बी का डायरेक्शन बताएगा कि डायरेक्शन इसका किधर है। तो अब देखिए यल बी, तो यह अंगूठा हमारा कहाँ जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। तो ब्लैक बोर्ड की अंदर की ओर का मतलब देखिए यह एक्स वाई और जेड प्लेन, ऐसे फिगर आपका बना हुआ है बेटा, देख लो ध्यान से। यह हमारा एक्स प्लेन हो गया, यह वाई प्लेन हो गया, और यह जेड प्लेन हो गया। तो देखो अब यहाँ हमारा चला यल और यह चला बी। तो अब यह अंगूठा किधर जा रहा है, देखो ब्लैक बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, यानी यह डायरेक्शन किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, पीछे की ओर जा रहा है। यानी प्लस आगे की ओर है तो माइनस पीछे की ओर है। तो यानी इस रेक्टेंगल का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा। अगर आगे की ओर रहता है तो हम कह देते कि प्लस जेड एक्सिस है, क्योंकि अब ऐसे देखो यह यल हो गया है, यह बी हो गया, तो अंगूठा किधर देखो जा रहा है, ब्लैक बोर्ड से अंदर की ओर जा रहा है। यानी यह जो डायरेक्शन बताएगा, यह डायरेक्शन हमारा बताएगा उस रेक्टेंगल का डायरेक्शन बताएगा कि यह उस रेक्टेंगल का डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड भी पता हो गया और उसका डायरेक्शन भी पता हो गया। तो हम कह देंगे कि ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इतनी बात हमारी बेटा क्लियर हुई होगी कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा, चाहे कोई भी आकृति हो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो अब इस प्लेन को हम कहीं पे भी रखें, एक्स वाई प्लेन पे रखें, वाई जेड पे रखें, जेड एक्स पे रखें, हमेशा उस प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। क्लियर है मेरी बात। यहाँ लिख दिया जाता बेटा, इन एवरी फिगर द डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इन एवरी फिगर, यानी कैसा भी फिगर हो, उस सारे फिगर में
जो डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या लिखा गया है? ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी कोई भी सरफेस हो उस सरफेस के हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। अब आइए देखो, अब यही सरफेस है, यह हमारा यल है, यह बी है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर या तो बाहर की ओर या तो सरफेस के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, या ऐसे होगा, यह बाहर हो गया और यह अंदर की ओर हो गया। क्लियर है? अब अगर इसी फिगर को हम इस एक्स जेड प्लेन में रखे हैं, अब कैसे हो जाएगा? यह यल है तो देखो, अब यह यल हो गया और यह हमारा क्या हो गया? बी। तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी ऊपर की ओर होगा और नीचे की ओर होगा। क्लियर है? की ओर ऐसे अगर यहाँ पे रखें तो अब यह हमारा क्या बताएगा? देखो, अब यह हमारा डायरेक्शन यल है और यह हमारा बी है। तो अब क्या कहेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर। तो यानी हमेशा जब भी हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो वह डायरेक्शन हमेशा जो होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये इतना दिमाग में रखिएगा कि जो भी डायरेक्शन होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे फिगर कोई सा भी हो। अब इसके बाद तो बेटा एक एक चीज ध्यान से समझ के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया 2D पिक्चर में, अभी तक हम लोगों ने किसमें बात किया? 2D में, कि 2D में हमने ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखा है, ऊपर नीचे ऐसे रखा, तो ऐसे और ऐसे, यानी जैसे भी होगा हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा। अब हम 2D की बात कर लिए थे, अब हम बात करेंगे किसके लिए? 3D के लिए, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, 2D समझ में आ गया तो 3D बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। करेंगे कि 3D में कैसे हम समझेंगे। तो देखिए हमने एक क्यूब बना लिया और क्यूब में टोटल कितने फलक होते हैं? फलक का मतलब साइड होता है। टोटल कितने साइड होते हैं? 6 साइड होते हैं। बहुत सही, वेरी गुड। टोटल कितने होते हैं? 6 साइड होते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं और आगे और पीछे। टोटल कितने हो गए? 6 पृष्ठ होते हैं। तो अब जैसे हमने एक्स वाई जेड प्लेन ड्रा किया था वैसे यहाँ पे भी कर लिया जाए। एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन, सेम जैसे हम चल रहे थे वैसे चलते हैं। अब इस सरफेस पे यानी इस क्यूब पे हमारे कितने फेस हो गए? 6, 1 2 3 4 5 और सामने का एक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो अब हम किसी सरफेस को लेके चलते हैं तो वहां से हम उसके एरिया को क्या कर सकते हैं? ड्रा कर सकते हैं। और हमेशा ये याद रखिएगा कि हमने बताया कि डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है? तो अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं, देखो अगर हम इस सरफेस की बात करते हैं तो इसके अपोजिट कौन सा सरफेस होगा? हमारा ये सरफेस होगा। ठीक, तो देखो अब यह सरफेस है और एक नीचे है। अब चूंकि 3D पिक्चर है तो थोड़ा सा इसको आप लोग लॉजिकली समझिएगा कि एक ऊपर वाला सरफेस और एक नीचे वाला सरफेस, यानी ऊपर वाला सरफेस ऐसे है और नीचे वाला सरफेस ऐसे है। तो जब ऐसे है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? ऊपर की ओर, और इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? नीचे की ओर, यानी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ऐसे यहाँ पे देखो, अगर इस इमेज की हम बात करें और इस इमेज की बात करें तो अब पृष्ठ हमारा ऐसे है तो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी अब यह जो होगा यह हमारा क्या बताएगा? इसके डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? जैसे अब थोड़ा सा इसको हम फिगर से समझते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड पे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा 3D पिक्चर तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं। देखो जैसे कहा गया है कि यह हमारा मान लेते हैं कि हमारा क्या है? एक क्यूब है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 फलक हमको इसमें दिख रहे होंगे। तो अब कहता है कि अगर हम इस फिगर में बात करें इस ऊपर वाले सरफेस का कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो यह सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर सीधे होगा, यानी यह जो डायरेक्शन होगा यह इसके डायरेक्शन को दिखाएगा, यानी इस सरफेस का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर। देखो वही चीज यहाँ बताया गया है, इस सरफेस का डायरेक्शन कहाँ होगा? ऊपर की ओर। अब अगर यही बात हम नीचे करें तो ये नीचे वाला सरफेस, इसके जस्ट अपोजिट ये नीचे वाला सरफेस है, तो नीचे वाले सरफेस का कहाँ पे हो जाएगा? सीधे इसके नीचे की ओर हो जाएगा इसका डायरेक्शन।
तो नीचे की ओर हो गया। अब देखिए इस सरफेस की बात की जा रही है, तो यह सरफेस जब बात किया जाएगा तो डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो नियम हमने बताया उस नियम के तहत। यानी अब इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा, और जस्ट इसके अपोजिट ये साइड है तो इसका डायरेक्शन पीछे की ओर हो जाएगा। क्लियर है। अब कहता है ये सामने वाले जो पार्ट है, सामने वाला पार्ट ये है और इसके जस्ट पीछे वाला पार्ट, तो यह सरफेस है, सरफेस है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, यानी यह डायरेक्शन और यह डायरेक्शन, यानी यह डायरेक्शन इस सरफेस के लिए बताएगा, इसके लिए सरफेस के लिए यह डायरेक्शन, इस सरफेस के लिए यह डायरेक्शन, और इस सरफेस के लिए यह डायरेक्शन। अब मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि किसी भी सरफेस का अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है। तो अब अगर इस इमेज को हम समझ लिए होंगे तो थोड़ा सा और कुछ इमेज देख लिया जाए। अब मेरी बात बेटा आप लोग क्लियर होती होगी कि एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों कहते हैं। इतनी मेरी बात सब कुछ क्लियर हो रही होगी। तो कहा गया कि ऑलवेज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, बाहर की ओर होती है। यानी कोई भी हम देखेंगे सारे डायरेक्शन किधर दिखेंगे हमको, बाहर की ओर दिखेंगे, यानी सारे डायरेक्शन हमको बाहर ही दिखेंगे। तो अब आते हैं कुछ और इमेज पे, जैसे मान लेते हैं अगर कोई हम लोग सिलेंडर लेते हैं तो अब इसमें 3 क्षेत्रफल हमारे निकलते हैं, ए 2, या पहला हो गया, या दूसरा हो गया, और यह तीसरा हो गया। ठीक। तो ऊपर का और नीचे का तो हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं कि यह सरफेस है, यह सरफेस है, तो इसका डायरेक्शन ऊपर और इसका डायरेक्शन नीचे की ओर, बहुत आराम से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब बात आता है कि अगर इस सर्किल की बात करते हैं, जो बीच वाला रेडियस दिख रहा है, इसका डायरेक्शन किधर होगा। तो बेटा जैसे कहा जाए, जैसे मान लो यही हमारा है, ये डिब्बा है, तो ये हमारा क्या है, एक सिलेंडर की तरीके का है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है। तो ऊपर वाले का डायरेक्शन सरफेस ऐसे है तो कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर, नीचे का सरफेस नीचे की ओर। अब ये बीच वाला जो पार्ट बचता है, इस बीच वाले पार्ट का डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि टोटल एरिया इसका कितना है, ए है, टोटल एरिया कितना मान लिया जाए, ए मान लिया जाए। अब कहा यह जाए कि इसमें छोटा सा कोई भाग इसका लेना है। छोटे से भाग का मतलब क्या हो जाएगा कि इस एरिया का छोटा सा भाग, जिसको हम कह देते हैं डी ए। जब भी छोटे से भाग की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, डी ए हो जाएगा। तो अब इसका जब डायरेक्शन हम निकालेंगे तो देखो, अगर इस छोटे से भाग का हम डायरेक्शन निकालें, यहाँ से हमको ये पार्ट दिख रहा होगा, इस पार्ट का डायरेक्शन क्या होगा, देखो ये प्लेन हो गया, सरफेस हो गया, तो सरफेस के सीधे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। यानी यह जो डायरेक्शन बताएगा, यह डायरेक्शन हमारा किसका बता देगा, वेक्टर डी ए का बता देगा। ऐसे हम कहीं पे भी ले लें, अगर हम यहाँ पे ले लें, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा, वेक्टर डी ए हो जाएगा। अगर हम फिर यहाँ ले लेते हैं, इसका भी डायरेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। यानी किसी भी आकृति की बात हम करें तो सारे फिगर में हमारा जो एरिया वेक्टर होता है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अब हम डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। कहीं पे भी आप सीधे हाथ को रखिए, देख लीजिए सरफेस से परपेंडिकुलर किधर हो रहा है, तो सीधे उसके डायरेक्शन को वो बता देगा। तो अब बेटा इतनी बात हमारी क्षेत्रफल के लिए क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अब किसी भी इमेज की बात करेंगे तो हम नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो हम अब कह देंगे कि एरिया हमारा कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इतनी बात समझने के बाद एक छोटा सा लास्ट टॉपिक इसमें हम बता दें, घन कोण। तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि घन कोण क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया घन कोण। घन कोण को कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। अब ये सॉलिड एंगल क्या होता है, तो इसकी जरूरत आप लोगों को आगे अभी जब डेरिवेशन किया जाएगा गॉस का थ्योरम, चाहे उससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन हम करेंगे, तो वहां पे घन कोण का मतलब हमको आएगा, मतलब घन कोण का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाओगे तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अब घन कोण कहता क्या है, कहता है
कि किसी गोली पृष्ठ के, तो हम एक गोली पृष्ठ बना लेते हैं। एक क्या बना लिया हमने, स्फीयर बना लिया। स्फीयर का मतलब एक गोला बना लिया। तो एक गोली पृष्ठ बनाया। कहता है इस गोली पृष्ठ पर, मान लेते हैं गोली पृष्ठ क्या होगा, कैपिटल यस होगा। यस से स्फीयर, तो हमने मान लिया कि इसका एरिया क्या होगा, यस होगा। तो किसी गोली पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश, जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अल्पांश लिया गया था, तो डायरेक्शन इसका हमने उसके प्लेन से परपेंडिकुलर निकाला था। तो अब कहता कि इस गोली पृष्ठ पर कोई लिया गया अल्पांश, तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई छोटा सा हमने अल्पांश भाग इसका ले लिया, इस गोले का, और इस गोले का अपना कुछ न कुछ केंद्र होगा। क्लियर है। तो कहता है कि किसी गोली पृष्ठ पर लिए गए सूक्ष्म, ये भाई यहाँ देखो सूक्ष्म खंड है ना, तो वही कहा जा रहा है कि किसी गोली पृष्ठ पर लिए गए सूक्ष्म खंड के द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित कोण को हम घन कोण कहते हैं। देखो किसी गोली पृष्ठ पर लिया गया सूक्ष्म खंड से इसके केंद्र पर बना जो कोण होता है, उसी कोण को हम क्या कह देते हैं, घन कोण कह देते हैं। अब यहाँ पे भी हो सकता है, अब सूक्ष्म खंड आप यहाँ ले सकते हो, तो यहाँ से और इससे, यानी इसके दोनों सरफेस से हम इस सेंटर को मिलाएंगे तो एक एंगल बनता हुआ आएगा, और वही एंगल हमारा क्या कहलाता है, घन कोण कहलाता है। और इस घन कोण को हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। और यह इसकी क्या बता देती है, रेडियस। यानी कहीं पे भी हम बात करेंगे तो सारा क्या बताएगा, उसका रेडियस ही बताएगा। तो अब क्या कहता है, डिफिनेशन तो समझ में आ गया होगा कि किसी गोली पृष्ठ पर लिए गए सूक्ष्म खंड से उसके केंद्र पर अंतरित कोण को हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है बेटा, याद रखिएगा, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है, और स्टेरेडियन का सिंबल होता है कैपिटल एस और स्मॉल आर। तो स्टेरेडियन से हम इसको मात्रक को इसके दर्शाते हैं। तो अब कहता है कि जब इतनी बात हो गई तो इस ओमेगा का कुछ मान भी होता होगा। तो लॉजिकली बाय मैथमेटिकली आप लोग निकाल सकते हैं कि अब इस घन कोण में जो हमारा एरिया है, क्षेत्रफल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके, त्रिज्या के स्क्वायर के, यानी ए प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और जब हम यह प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, और वही कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ओमेगा, जिसको हम कहते हैं घन कोण। तो ए इक्वल टू ओमेगा, और आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर। अब कहा जाता है ओमेगा का मान हमको निकालना है, तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, 1/r स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी a अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। और a यहाँ पे क्या है, गोला है। a हमारा क्या है, स्फीयर, जिसको कहा गया गोला है ना, तो गोले का क्षेत्रफल। तो अब यहां लिख देंगे हम, चूंकि गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है a इक्वल टू 4πr स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल होता है, गोले का होता है। तो अब इस a के जगह पे हम इस गोले का क्षेत्रफल रख देंगे कितना, 4πr स्क्वायर। तो अब ओमेगा इक्वल टू 4πr स्क्वायर, और अपन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना बच जाएगा, 4π, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन। जो घन कोण होता है उसका मात्रक क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। तो अब ये छोटा सा इसमें था जिसका डिस्कशन करना जरूरी था। तो घन कोण क्या कह देगा कि किसी गोलीय पृष्ठ पर लिए गए अल्पांश से उसके केंद्र पर अंतरित कोण को हम घन कोण कहते हैं, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और जो क्षेत्रफल होता है गोले का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, उसकी त्रिज्या के स्क्वायर के। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटेगा तो एक कांस्टेंट ओमेगा लगेगा, जो यही हमारा क्या होता है, घन कोण होता है। तो ओमेगा इक्वल टू ए अपन आर स्क्वायर, और ये हमारा क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले का क्षेत्रफल। तो जो टोटल गोले का क्षेत्रफल आ जाएगा ए इक्वल टू 4πr स्क्वायर। उसके बाद से हमने सॉल्व कर दिया, तो ओमेगा बराबर कितना आ गया, 4π। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहां भी हमको ओमेगा दिखेगा या घन कोण दिखता है तो हम सीधे कितना रख देंगे, 4π, और यह इसकी यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटा, इसमें इसको डिस्कशन करना जरूरी था। तो अब इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा
वह होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी वैद्युत फ्लक्स के बारे में। तो अब उस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब इतनी वीडियो काफी लंबी भी आप लोगों के लिए हो गई होंगी, और इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। आप वहां से लिंक ओपन करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो इतने का नोट्स आज प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर अगला टॉपिक जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम ड्राइव करवाया जाएगा तो उसका भी पीडीएफ आप लोगों को दिया जाएगा। तो इसके पहले जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं तो उस सारे टॉपिक का हर टॉपिक के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया था, और लास्ट में आप लोगों को पूरे चैप्टर का पीडीएफ में बना के दे दूंगा, एक चैप्टर का एक ही बार में। तो आप वहां से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वैसे आप लोग पर वीडियो से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद से हम लोग फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे डिस्कशन करेंगे।